देखो बेलन में आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, क्या आएगा 2 पाई आर एच। आधार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों आधार भाग का 2 पाई आर स्क्वायर, सब क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। फिर विकिरण पड़ा, अक्षीय काट का विकिरण या अर्धवर्तीय चक्रिका का विकिरण और उसका आयतन। फिर खोखला बेलन, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ताकार भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। ये पढ़ लिया आपने, है ना। देखो एक तो आपने बताया कि बेलन की आयताकार आकृति से, 2 4 5 क्वेश्चनों की बात करें। बेलन आयताकार आकृति से बना, एक आयताकार आकृति भी बेलन बनता है और आयताकार आकृति को घुमाने से भी बेलन बनता है। बात करें मोड़ने की, है ना, मोड़ने, जिसको मोड़ा जाएगा वो क्या हो जाएगा परिधि। जैसे क्या हो जाएगी का मान हो जाएगा, और जैसे लंबाई को मोड़ा जाए तो लंबाई क्या हो जाएगी परिधि। अब मैं कहूं चौड़ाई के सापेक्ष घुमाया जाए तो वहां चौड़ाई क्या है, चौड़ाई के सापेक्ष घुमाया जाए वो एक शीट दो, देखो अभी बताएं, बहुत दिन हो गए ना पटे हुए, जल्दी करो। जैसे देखो ये बेलन है, नहीं ये बेलन नहीं है, ये आयताकार आकृति है। अब इसमें मोड़ने की बात करी तो जैसे ये चौड़ाई यहाँ पे आपने मोड़ा तो ये चौड़ाई क्या हो गई परिधि हो गई, ठीक है ना, ये चौड़ाई आपके पास क्या हो गई परिधि हो गई। अब मैं ऐसे कह रहा हूं कि इस आयताकार आकृति को घुमाए अपन, ऐसे घुमाया इस तरीके से, तो इसमें लंबाई क्या रही h, लंबाई तो h ही रही, और चौड़ाई क्या हुई, कई दिन होगा बटे वो, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई त्रिज्या नहीं हुई क्या, त्रिज्या हो गई चौड़ाई। देखो ये ऐसे था, ऐसे घुमाया, इधर भी चौड़ाई भी इधर भी चौड़ाई भी, यही तो वर्ताकार बनेगा। तो जिसको घुमा रहे हैं, जिसके सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष तो लंबाई तो h है और क्या है उस वर्ताकार भाग की b, और यदि आप ऐसे घुमा रहे हैं इस तरीके से तो उसमें अब h क्या है b और r क्या है l, ये r क्या है l, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, आराम से देख के चलो, लिखो एक आयताकार भाग की लंबाई 40 सेंटीमीटर, आयताकार भाग की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि चौड़ाई को मोड़ा जाए, यदि चौड़ाई को मोड़ा जाए तो प्राप्त बेलन आयतन क्या होगा, चौड़ाई को मोड़ा जाए तो प्राप्त बेलन का आयतन क्या होगा। अब आप डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, किसको मोड़ा चौड़ाई को, तो चौड़ाई क्या है परिधि, मोड़ बात कर रहा है तो मोड़, जिसको मोड़ेगा वो वर्त बनेगा, जिसको मोड़ेगा वो वर्त बनेगा, इसका मतलब यहां चौड़ाई क्या है परिधि। तो 2 पाई आर का मान क्या हुआ बताओ, देखो एक जना ऊपर से मार कर लेके आओ ना भैया, 2 पाई आर चौड़ाई है, चौड़ाई को मोड़ा गया और वो कितना है 22, ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब बताओ 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22, 22 से 22 कट गया, तो बताओ आर का मान कितना आया 7/2, हो गया नहीं होगा। ये हो गया आपके पास उस बेलन के वर्ताकार भाग की त्रिज्या, और लंबाई क्या है वहां पे, लंबाई किसका काम करेगा ऊंचाई का, तो h का मान क्या है भाई 40 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में हो गया। अब कह रहे हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, बताओ h 7 से 7 गया,
2 दूनी 4, 4 से काटा 10, 22 7 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये उस बेलन का क्या हो गया बता, आयतन हो गया। कुल मिला के सीधी सीधी बात ये, अब जरूर ध्यान में रखो, मोड़ने की बात करता है, जिसको मोड़ा जाएगा वो 2πr का मान है, ठीक है, और घुमाया जाएगा इसको भी, वो r का मान है, ये ध्यान रखना है। जो बाकी बच गया वो h है। इसका मतलब अब जितने भी लोग आ रहे हैं वो बहुत ही सिंसियर हैं पढ़ाई के प्रति, पूरा सिलेबस करके जाएंगे, बहुत अच्छी बात। मतलब 400 में से 40 बचे हैं क्या? चलो ए अनुज या तड़के 5 ही मिले, लिखो लाइक क्वेश्चन और लिखो। एक आयताकार भाग की, एक आयताकार भाग की लंबाई 14 सेंटीमीटर, आयताकार भाग की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, लंबाई तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। भाग को, आयताकार भाग को लंबाई के सापेक्ष घुमाया जाए, लंबाई के सापेक्ष घुमाया जाए तो प्राप्त बेलन का आयतन क्या होगा? प्राप्त बेलन का आयतन क्या होगा? करो क्वेश्चन, लिखे थोड़ी पार पड़ेगी। किसके सापेक्ष घुमाया? लंबाई, तो वो लंबाई तो h हो जाएगी, और घुमाया किसको फिर? चौड़ाई को, तो वो देखो मान क्या है यहाँ पे, जिस सापेक्ष घुमाया, टू 7 r 7 गुणा 7 गुणा h 14, ये इससे कट गया, ये इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 154, और इसको गुणा करो 14 से 5, और 14 पंजो 7 और 5
21। हाँ, तो लंबाई के सापेक्ष घुमाया, तो घुमाया किसको? चौड़ाई को। लंबाई के सापेक्ष, जैसे वो मेरे को दे दो भाई एक बार सीट, ये इसकी लंबाई है। अब इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो लंबाई के सापेक्ष घुमा रहे हैं, और चौड़ाई के सापेक्ष घुमाते तो ऐसे। जिसके सापेक्ष घुमाएंगे वो लेंथ कांस्टेंट रहेगी, वो h बन, ये ध्यान देना है। अब एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, देखो अपन लिख लिया क्या? और यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत कर देंगे उसको देखते ही, और यदि समझा हुआ नहीं है तो किताब में सॉल्यूशन देख के नहीं कर सकते, मिटा देंगे इसको। देखो क्वेश्चन आता है कई बार, एक बेलन जिसकी ऊंचाई दे देगा आपको, देखो एक डायग्राम से बताऊं, ये एक बेलन है जिसकी ऊंचाई सपोज करो आपको दे दी 24 सेंटीमीटर, एक बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा वर्ताकार भाग की परिधि मतलब 2 पाई आर, परिधि कितनी दे दी? 8 सेंटीमीटर मान लो, दे दी 8 सेंटीमीटर। एक बेलन जिसके वर्ताकार भाग की परिधि 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, एक रस्सी लपेटी जाती है, बेलन के ऊपर एक रस्सी लपेटी, 4 राउंड लगाए जाते हैं, तो उस रस्सी की न्यूनतम लंबाई, ऐसे आता है तो बहुत ही, उस रस्सी की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करनी है। अब आपने बेलन शुरुआत में पढ़ा कि ये बेलन बना कैसे, कैसे बना? कोई भी बेलन किससे बना? आयत से बना। तो इसको मैं उस आयत के रूप में बनाना चाहूं तो कैसे बन जाएगा? देखो आपके पास ये जो आकृति है वो इस तरीके से बनेगा क्या? तो बेलन सही बना नहीं, आयत है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है बताओ? 24 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? क्योंकि चौड़ाई वर्ताकार, चौड़ाई को मुड़ाई तो है एक तरीके से, तो ये वर्ताकार भाग की परिधि है या नहीं है? तो ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से वर्ताकार भाग की चौड़ाई तो 8 है और लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और आपको क्वेश्चन में कह रहा है उसके रस्सी द्वारा 4 राउंड लगाए गए, किसके? बेलन के। तो उस रस्सी की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो रस्सी की न्यूनतम लंबाई आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में अपने को देखना है। तो देखो पहले अपन पूरा बेसिक से करने का प्रयास कर, सीधा भी करेंगे भाई। यहां आपको बताया कि ये जो बेलन बना है वो एक आयताकार आकृति से बना है, तो एक आयताकार आकृति जैसे फिर से आकृति होगी जिसकी ये लंबाई है 24 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। कितने राउंड लगाए गए रस्सी के? रस्सी के राउंड कैसे? आप यहाँ पे रस्सी के राउंड की बात करें, न्यूनतम लंबाई ज्ञात करो। जैसे फिर से एक रफली अपन देख रहे हैं, लेने ये लो, अब इसके 4 राउंड जैसे यहां से इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से ऐसे लगेंगे राउंड। तो ये कह रहा है कि इस रस्सी की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, इसके बारे में अपने को पूछ रहा है। रस्सी यहां से जैसे स्टार्ट हुई और यहां चली जाए 4 राउंड में, इस हिसाब से राउंड लगाए गए, उस रस्सी की न्यूनतम लंबाई क्या है? देखो आप यहां इसको दिखा नहीं सकते, यदि आप इसकी बात करें 4 राउंड लगाए गए तो समान एरिया में तो लपेट के आएगी, तो उस बेलन की उस लंबाई की, उस आयताकार भाग की लंबाई कितनी है? तो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। तो अब 4 उसके भाग, तो प्रत्येक भाग कितने का होगा? 6 का होगा या नहीं होगा? 4 का भाग दे इसमें, तो जैसे ये इस तरीके से हो गया, एक ये 6, फिर ये भी एक 6 और फिर ये भी एक 6, 6 6 और ये भी 6 और ये भी 6। रस्सी लपेटी जाएगी, उसको यहां तो आपने लपेट के दिखा दी, अगर आप बात करें तो इस तरीके से तो दिखाएंगे कि वो रस्सी यूं आएगी। देखो
फिर ये यहाँ आएगी ऐसे, इस तरीके से। अभी देखो आपके समझ में आएगा, और आपके समझ में नहीं आएगा तो मैं उसका एक अच्छा तरीका ही बताऊंगा आपको। आप कोई भी एक कागज लीजिए और उसके ऊपर एक आयताकार भाग बनाइए, जैसे इसके 4 भाग करें। 4 भाग करने के बाद में ऐसे डॉट डॉट करिए, फिर इसको अंदर की तरफ मोड़िए, मोड़ने पे यह आकृति बन मोड़ने पे यह आकृति बन जाएगी। तो वो कह रहे हैं रस्सी की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इसको जोड़ेंगे, वो रस्सी की क्या है बताओ, न्यूनतम लंबाई। आप इसमें देख रहे हैं कि आयत का प्रतिकोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये बताओ 90 डिग्री है या नहीं है, ये कितना है, ये, तो ये 10, ये भी, ये भी, ये भी। रस्सी की लंबाई कितनी हुई, ऐसे करना है। रस्सी की लंबाई होगी आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रस्सी लपेटने के 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो इस तरीके से कि कोई आयताकार भाग है उसकी लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, या वर्ताकार बेलन की ऊंचाई दे दी और वर्ताकार भाग की परिधि दे दी, फिर कहेगा उसके कितने राउंड लगाए गए वो आपको बता दिए, तो उस रस्सी की न्यूनतम लंबाई क्या। एक दूसरा तरीका यह है, एक बेलन जिसके चारों तरफ रस्सी से लपेटी जाती है कि का पूरा भाग किसका, उस बेलन का रस्सी द्वारा ढक जाए, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने बेसिकली इस तरीके से करना है। कितने राउंड लगाए गए थे, 4, तो 24 में किसका कितनी बार, तो 6 के पार्टीशन बन गए, तो ये 6, ये 8, तो ये 10 हो गए। ये 8 आपके पास है या नहीं है, उस बेलन के वर्ताकार भाग की परिधि कितनी है, और तो वो आयताकार भाग में क्या होती है, चौड़ाई होती है। जिसको भी मोड़ा गया है तो वो यहां मोड़ा किसको गया था, यहाँ पे ये लंबाई मान रहे हैं आयत की, तो ये क्या हो जाएगी, ये 8, ये 6, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, इस तरीके से। तो बताओ रस्सी की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, लिख लो, लिखो। चौबीस, 8 नहीं ना, सीधा सीधा कैसे होगा वो भी बताऊंगा मैं, ऐसे नहीं होगा। लिखो, एक बेलन ऊंचाई, एक बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, एक बेलन की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा वर्ताकार भाग की परिधि 8 सेंटीमीटर है, बेलन पर रस्सी द्वारा 4 राउंड लपेटे जाते हैं, बेलन पर रस्सी द्वारा 4 राउंड लपेटे जाते हैं। तो बताओ रस्सी की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, रस्सी की न्यूनतम लंबाई क्या होगी।
आप कह रहे थे नहीं इसको, ये तो था ही आयताकार भाग जिसमें ये कितना है 8। अब आपको ये पता है ये कितना है 6। तो अब आप ये देख रहे हैं ये पूरा कितना हो गया, ये तो 24 ही है। 6 6 6 6 24 है, तो ये 24 है, ये 8 है। अब ये पहला एक चक्कर दिया तो पहला एक चक्कर चाहे ऐसे दे दो चाहे ऐसे दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये लो ये रस्सी, दूसरे में ये रस्सी की लंबाई और तीसरे में ये रस्सी की लंबाई, और तो ये बताओ ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है, जिसमें ये कितना है 24 और ये 8 8 8 कितना हुआ 32। तो क्या हो जाएगा आपके पास इस रस्सी की लंबाई 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। 32 का स्क्वायर होता है 1024, ये होता है 576, इसको सरल करें तो ये कितना हो गया 1600 का वर्गमूल कितना होता है 40। तो बताओ रस्सी की न्यूनतम लंबाई क्या होगी 40। ऐसे यदि आप इसको इस तरीके से, क्यों भाई इस भाग में तो आपने देख लिया ये रस्सी की न्यूनतम लंबाई, इस भाग में अब आप इसको सीधा लेके जाना चाहिए कि दूसरा जो राउंड आएगा उसको भी सीधा करें, तो ये इस तरीके से, तीसरा आगे चौथा इस तरीके से, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपको इस हिसाब से करना है। अगला क्वेश्चन, ये लिख लिया ना आपने। जैसे कई बार क्वेश्चन में आता है एक बेलन है, उसका एक चक्कर उसके आप समतल पे लगाएं, क्या मतलब है इसका, आप किसी बेलन होता है ना उसको अपन भरवाने के लिए ले जाते हैं, तो ऐसे धक्का देके तो ले जाते हैं रोड पे, तो एक चक्कर उसको लुट गया, एक बार एक राउंड उसको पूरा किया, क्या मतलब है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भार तो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक चक्कर लुढ़कने का मतलब है उसका वक्र क्षेत्रफल, और वो क्या होता है 2 पाई। जब मेंसुरेशन में टी पढ़ा तो उसमें कोई पहिया है किसी बस का, वो एक चक्कर पूरा लगाए, उसका मतलब क्या परिधि 2 पाई आर, तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी 2 पाई आर परिधि, और बेलन द्वारा एक चक्कर में लुढ़कने पर या एक में तय दूरी पाई आर एच, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो अब आगे के पॉइंट की अपन बात करें, देखो आगे का पॉइंट क्या होगा, लिखो यदि एक छोटा सा पॉइंट लिखो, यदि बेलन रस्सी से इस प्रकार लपेटा जाए, बेलन को रस्सी से इस प्रकार लपेटा जाए कि उसका संपूर्ण भाग ढक जाए, उसका संपूर्ण भाग ढक जाए, रस्सी से इस प्रकार, बेलन पर रस्सी को इस प्रकार से लपेटा जाए कि उसका संपूर्ण भाग, किस बेलन का संपूर्ण भाग ढक जाए, मतलब पूरा का पूरा जो बेलन का भाग है वो कौन ढक ले, वो रस्सी ढक ले, तथा जब रस्सी की लंबाई एवं मोटाई दी गई हो, रस्सी की लंबाई, मोटाई ब्रैकेट में, रस्सी की लंबाई या मोटाई इनमें से कोई सा भी एक दिया हुआ है, रस्सी की लंबाई या मोटाई दिया गया है, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बात करते हैं। रस्सी आपने बेलन पे लपेटी, सिलेंडर पे रस्सी लपेटी इस तरीके से, उस रस्सी का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के इक्वल होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखें कि रस्सी का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और रस्सी के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई, तो साथ में मोटाई और लंबाई दोनों चीज देगा, तो वो आप यहाँ पे गुणा कर देंगे। किस तरीके से क्वेश्चन देगा, एक बेलन जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा
आधार भाग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यदि रस्सी की लंबाई 0.7 सेंटीमीटर है तो बताओ उसके बेलन पे रस्सी लपेटी जाए संपूर्ण भाग पर, तो रस्सी की न्यूनतम लंबाई क्या होगी उस कंडीशन में। तो रस्सी का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर बेलन का वक्र होता है 2 पाई आर एच। तो आपको इस तरीके से ये लिख लो, आप ये लिख लो, रस्सी का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बात हो गई बेलन के बारे में। अब कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत नहीं हो सकता। अब आप ये सोच रहे हैं रस्सी का क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मोटाई बराबर 2 पाई आर एच। जो पूछेगा दे रखा है वो यहाँ पे रख देंगे, होता है एक तरीके से। ये शंकु, वैसे तो इसको अपने को लिखना चाहिए लंबवर्तीय शंकु। लंबवर्तीय शंकु ये लिख लिया ना। देखो कोई भी शंकु कैसे बनता है, इसमें अपन कोई परिभाषा स्पेशल, लेकिन फिर भी वो तो खैर बना लेंगे। जैसे मान लो मैं ऐसे कहूं, आपने शंकु पढ़ा है, नहीं वर्त पढ़ा है, ये एक वर्त है और ये वर्त का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु क्या है, और ये भी वर्त की क्या है आर, ये भी आर। तो ये क्या है फिर भाई, ये क्या है, इसमें चाप की लंबाई। ये यहां से जैसे कोई एक सर्किल के रूप में एक वर्ताकार कोई कागज है, उस कागज में ये आप एक चाप लेते हुए, इसको अपन बोलते हैं वैसे सर्किल में त्रिज्या खंड। इस त्रिज्या खंड को मैं निकालू और इसको आपस में मोड़ दूं तो एक शंकु बनेगा। इसको आपस में मोड़ पे एक शंकु बनेगा। अब देखो आप कोई भी कागज ले, चलो दो फिर एक कागज दो, बताइए दिए थोड़ा सा करो कागज दे, एक लो, देखो क्या हो रही भैया भरे हाथ को नहीं कागज तो दिन भी गुना। भाई यहां अपन देखो ऐसे कह रहे हैं, जैसे यहां कोई सर्किल बनेगा, ये इस तरीके से एक सर्किल बना, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से ये आर है, ये भी आर है। अब इस इतने अलग निकाल ले, तो इस इतने को अलग निकालेंगे अपन, तो देखो आपके पास किस तरीके से कैसे निकालेंगे, यदि आपने ये सोच के कागज दिया कि वापस काम में ले लेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ये देखो अब वो तो ठीक है, लेकिन ये कैसे भी कर करा के शंकु बन जाए वो भी एक बहुत बड़ी बात। देखो बना तो नहीं लेकिन मान लेंगे भाई, ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट इसका, ये दोनों तरफ त्रिज्या। अब इसको आप इस तरीके से घुमाएं
ऐसे। तो ये जो नीचे भाग बनेगा वो तो है सर्किल, और ऊपर क्या बन जाएगा, शंकु। इस तरीके से, ये बड़ा नहीं, देखो पूरा ढंग से। कहने का मतलब ये है कि आप यहां से इसको काटेंगे ना और इस तरीके से लेंगे, तो ये से मान लो ये चाप की लंबाई L है और ये त्रिज्या R है। आप यहां से इसका शंकु बनाएंगे तो ऐसे, यहां से शंकु बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, इस तरीके से। ये इस वर्ताकार भाग का क्या है, सेंटर पॉइंट। तो ये शंकु की क्या है, लंबवत ऊंचाई। ये शंकु आपके पास लंबवत ऊंचाई है। तो अब आप ये देखो, ये L यहां पे क्या बन गया, ये L लंबाई मान लो L है, तो यहां L वर्ताकार भाग की परिधि है या नहीं है। जो ही शंकु बना तो वो L तो हो गया 2 पाई R, और ये R क्या बन गया, शंकु की तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसको, इस तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, इस तरीके से बनेगा। कहने का मतलब क्या है, किसी त्रिज्य खंड से शंकु बना रहे हैं या किसी शंकु से कोई त्रिज्य खंड बना रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो अपन सीधी क्वेश्चन की बात करने लगे, एक बार इसकी थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी। तो यहां देखो, यदि आप त्रिज्य खंड से शंकु तो आर की वो जो वर्त की जो त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या, वो शंकु की क्या हो जाएगी, L, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, और जो चाप की लंबाई थी वो क्या हो जाएगी, 2 पाई R, वर्त की परिधि। तो यहां अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं कि शंकु क्या होता है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, एक बार समझने के लिए शंकु के बारे में यदि अपन बात करें, शंकु क्या है, तो जैसे आप सॉफ्टी खाते हैं 10, 5, 15, 20 रुपए जो की सॉफ्ट, तो वो क्या होता है, शंकु होता है। ठीक है, हाँ वो कोण खाते हैं आप, कोण भी सही है सॉफ्ट। तो देखो, तो यहां देखो अपन क्या बोले उसको, जैसे मैं एक बार आपको ऐसे समझाऊं, थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग समझ ले, ज्यादा ठीक रहेगा। ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज को यदि मैं किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा एक तो ये है और एक ये, इसमें से किसी भी एक भुजा के अनुदिश, जैसे इस त्रिभुज को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ये घूम के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इस तरीके से यहां आ गया, और ये इधर भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा आपके पास, यहां भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहां जब ये घूम के आया तो कैसी आकृति बनी, वर्त। क्या बना, वर्त। तो आप कह सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के अनुदिश घुमाए जाने पर प्राप्त आकृति क्या कहलाती है, शंकु। तो ये अपने पास शंकु है, जिसमें वर्ताकार भाग का ये सेंटर पॉइंट है, और ये इस वर्ताकार भाग की क्या है बताओ, त्रिज्या, और ये इसकी लंबवत ऊंचाई। ठीक है, तो ये यहां 90 डिग्री कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है या नहीं है, जिसको आप शंकु में क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो आप लिखना चालू करो, पहले लिखो, लिखो किसी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के अनुदिश, समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के अनुदिश घुमाए जाने पर एक भुजा के प्राप्त शंकु कहलाती है, प्राप्त आकृति शंकु कहलाती है। लिख लिया, वो आप बोर्ड पे देखो, ये शंकु का वर्ताकार भाग है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये शंकु के वर्ताकार भाग की त्रिज्या है, ये भी R है, और ये क्या है, H। तो लिखो नहीं लाइन से, शंकु के शीर्ष से, शंकु के शीर्ष से वर्ताकार भाग के, वर्ताकार भाग के केंद्र बिंदु, वर्ताकार भाग के मध्य की लंबवत दूरी
के मध्य की लंबवत दूरी शंकु की ऊंचाई कहलाती है। शंकु की ऊंचाई कहलाती है। फिर नई लाइन से लिखो, शंकु के शीर्ष से, शंकु के शीर्ष से वर्ताकार भाग, शंकु के शीर्ष से वर्ताकार भाग की परिधि को, वर्ताकार भाग की परिधि वाली दूरी, किसी बिंदु को मिलाने वाली शंकु की एक ऊंचाई का, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करें तिर्यक ऊंचाई। ये इस तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं, स्लांट हाइट, है ना। ये एल कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो एल बराबर हो जाएगा वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ये बन जाएगा, ये होगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब देखो, मैंने आपको बताया किसी शंकु से एक त्रिज्यीय खंड बनाओ या त्रिज्यीय से एक शंकु बनाओ, है ना। तो दोनों बातें की है। जैसे ये शंकु है, इससे मैं एच ऊंचाई से या एच के सापेक्ष एक त्रिज्यीय खंड काट रहा हूं, एच के सापेक्ष। आप एच के सापेक्ष एक यहां से एक त्रिज्यीय खंड काटें तो क्या बनेगा, ऐसी ही तो पोजीशन बनेगी भाई। ये लो, ये त्रिज्यीय खंड हो गया। ये जो यदि आप ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये त्रिज्यीय खंड है, तो ये एल की जगह अब क्या है बताओ, आर ही तो है। यहाँ पे ये एल की जगह आपके पास क्या बन गया, आर बन गया। ये क्या है, ये चाप की लंबाई है या नहीं है, तो ये चाप की लंबाई आपके पास है। और चाप की लंबाई देखो वही बात, यहां ये चाप की लंबाई है और ये चाप की लंबाई यहां क्या है, 2 पाई आर है या नहीं है, ये 2 पाई आर है या नहीं है यहाँ पे, तो ये है 2 पाई आर। आप ये बताइए, ये एल त्रिज्यीय खंड का क्षेत्र क्या होता है, स्क्वायर थीटा 300 कैसे निकला है। तो आप यहां ये देखो, मैं ऐसे कह रहा हूं, ये जो त्रिज्या क्या है आपके पास, एल, तो इस कंडीशन में त्रिज्या खंड एल स्क्वायर, कब, पाई, बताओ, पाई एल स्क्वायर। पाई एल स्क्वायर इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, इस त्रिज्या खंड का। तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई एल स्क्वायर। तो यहां पे इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी कोण है, कोई भी दे रखा है, और उस कंडीशन में अपनी यदि यहाँ पे अपन बात करना चाहें तो ये है पाई एल स्क्वायर। किस में से, पूरे में से। पूरे का मतलब क्या है, सर्किल का, और सर्किल का एरिया क्या है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर है या नहीं है। तो ये क्या आपको कितने में से लेना है, किस में से लेना है, किसका निकालना है आपको, इसी का तो निकालना है। तो ये किस में से है बताओ, 2 पाई, बोलो, नहीं समझ में आया, फिर डिटेल समझाना पड़ेगा। देखो तो आप नहीं दो, यहां जाए है। अब मैं ऐसे कह, इतना नहीं बना, ये बन गया, D1 है मान लो। ऐसे ही यहां एक दूसरा बनाए, ये लो, ये L, ये R, यहां एक तीसरा बनाए, ये B2 है, ये B3 है। इस तरीके से इन सभी त्रिभुजों को जोड़ेंगे और इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालें आप। त्रिभुज
2 गुणा आधार गुणा 1/2 गुणा आधार B1 गुणा ऊंचाई, एक तरीके से L1 ही तो L ही तो हुई। अब आप कहेंगे L आते की L प्लस 1 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, इस तरीके से ही सबको जोड़ देंगे इन सबको। और ये B2 B3 डैश 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 Bn, ये सब B1 B2 B3 इन सबको जोड़ेंगे तो वो 2 पाई आर है या नहीं है, वो पूरे वर्त की परिधि है या नहीं है। तो यहाँ 1/2 L तो कॉमन आ गया, क्या बचा B1 प्लस B2 डैश डैश प्लस Bn, क्या लिखेंगे 1/2 L प्लस इसको आप क्या लिखते हैं 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बताओ क्या आया पाई आर एल। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर एल। तो लिखो पहले तो वो लिखो शंकु की, हर फॉर्मूला कैसे आया ये पता जब तक नहीं चलेगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लिख लिया तिर्यक ऊंचाई। फिर आप इसके अकॉर्डिंग भी दो तरीके से मैंने आपको करने के लिए बताया, एक तो आप ऐसे देख सकते हैं किस तरीके से ये त्रिभुज बनेगा, इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। और अब शायद ये बात भी समझ में आ जाएगी, त्रिज्यीय खंडी तो तरीके से मैं ऐसे कह रहा हूं, ये जो त्रिज्यीय खंड है देखो यहां से मैंने h के सापेक्ष यूं काटा तो इसमें आपके पास देखा ये पूरा जैसे 22 है तो ये चाप के 2 पाई आर, ठीक है। और ये L यहाँ पे रेडियस बनेगी या नहीं बनेगी, बनेगी। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई एल स्क्वायर। जब इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर होगा तो आप ये बताओ इसके वर्ताकार भाग की परिधि, ये ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे यूं ही तो बनेगा ये। इसमें इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर, तो पूरे वर्त की परिधि क्या बनेगी 2 पाई एल। लेकिन आपको कितनी लेनी है 2 पाई आर लेनी है इनटू 2 पाई आर, ये लो 2 पाई ऐसे भी देख सकते। देखो ये चीज समझ में आनी जरूरी है, इसका से समझा रहा हूं आपको, ये जो पॉइंट है ये समझ में आना चाहिए आपके। अभी 1 मिनट देखो, ये तो लिख लिया क्या, हाँ तो पहले ये लिख लो। ये निकाल रहे हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। हो गया, देखो आगे किसी शंकु से कोई एक त्रिज्यीय खंड बनाना या त्रिज्यीय खंड से शंकु बनाना पता होना चाहिए। जैसे यहां आप एक शंकु से एक त्रिज्यीय खंड बना रहे हैं तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है उस त्रिज्यीय खंड में आर कम करेगी, तो ये आर बराबर क्या है बताओ एल है। और ये जो शंकु के वर्ताकार भाग की परिधि है वो चाप की लंबाई होगी। तो आप बताओ इस वर्ताकार भाग की परिधि क्या है, बोलो 2 पाई आर है भाई। इस वर्त की क्या
आर, तो वर्ताकार भाग की परिधि क्या होगी, और वो 2 पाई आर चाप के लंबाई। अपन यहां ऐसे कहें कि एक सर्किल है आपके पास, तो का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई एल स्क्वायर, और उस कंडीशन में इस सर्किल की परिधि क्या है, 2 पाई एल। इस सर्किल की 2 पाई एल है नहीं है। 2 पाई एल का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि वर्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनाया, तो इस सर्किल का क्षेत्रफल क्या है, पाई एल स्क्वायर, और अपने को कितने का निकालना है, इतने का निकालना है। तो 360 डिग्री का कोण बना दे, या अपन कहते हैं उसकी परिधि कितनी है, 2 पाई एल। बोलो एक ही बात है या नहीं है, पूरे राउंड की चारों तरफ से माप। तो बताऊं, जब किसी वर्त की परिधि क्या है, 2 पाई एल, उस कंडीशन में उस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई एल स्क्वायर, वर्त ईओ। तो क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, 2 पाई एल। और पास बताओ उस वर्त की परिधि जो चाप की लंबाई है वो है कितनी, तो इनटू 2 पाई आर, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से ये कैंसिल, बताओ क्या आया, पाई आर एल। तो ये हो गया, या कवर्ड सर्फेस एरिया हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे लिख लो। फिर अगला पॉइंट बनाएंगे, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। फिर आप पूछेंगे समपृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दो, वर्ताकार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस पाई आर, तो आर प्लस त्रियक ऊंचाई है, वृत्ताकार भाग की त्रिज्या है। तो ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 फॉर्मूले बन गए, त्रियक, वर्ताकार भाग, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक होता है इसमें आयतन, वो मैंने आपको एक फॉर्मूला रखा था, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, लेकिन वो कब काम करता है, जब किसी भी आकृति, कोई भी 3D शेप है आकृति, उसका आधार और उसका टॉप सेम हो। इसका आधार वर्ताकार है तो इसका टॉप भी वर्ताकार है क्या, तो नहीं लगेगा। बेलन में सेम थे, आधार वर्ताकार टॉप वर्ताकार, घनाभ में आधार आयताकार, फर्श आयताकार, छत भी आयताकार, घन में भी फर्श आयताकार, छत भी आयताकार, सब सेम थे, तो वहां पे लगा दिया, लेकिन यहां नहीं लगेगा। तो आपके पास शंकु का आयतन निकालना है, यदि समान आधार की त्रिज्या ले, समान आधार की त्रिज्या ले और ऊंचाई समान ले, एक बेलन ले और उसमें से एक बेलन जिसकी त्रिज्या मान लो 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई सेंटीमीटर है, उसमें से एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु काटे, ऊंचाई व त्रिज्या का। तो शंकु का बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा होता है। बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/पाई आर स्क्वायर एच। कुछ पल्ले पड़ी, शंकु के आयतन का, बेलन के आयतन का, ये बेलन का आयतन है, इसका एक तिहाई भाग, लिख लो।
एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको लिखने के बाद में लिख लिया, लिखो एक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा चाप की लंबाई की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा चाप की मीटर है। प्राप्त त्रिज्य खंड को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है। प्राप्त त्रिज्य खंड पर तो बताओ, तो बताओ शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन क्या होगा? करिए देखिए, डायग्राम बनाओ और करो। देखिए ये त्रिज्या के साथ, इधर भी साथ, ये चाप की लंबाई उससे वो क्या बना रहे हो? त्रिज्या बनाओ, बताओ कुछ भी। शंकु बनाओ, क्या करें? शंकु तो बनाना है। वर्त की त्रिज्या कितनी है? 7, और चाप की लंबाई कितनी है? 11। क्या होगा? ऐसे, ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये 7 है, ये भी कितना हो जाएगा? 7। इससे एक शंकु बनाना है। वो त्रिज्या 7, ये एल बन गई कि नहीं बन गई? चाप की लंबाई क्या बन जाएगी इस वर्ताकार बार की? बस वही करना है आपको। किया क्या? हाँ ठीक है। तो सही बनाया डायग्राम आपने। आगे इसका शंकु बनाओ अब, तब बनेगा सही। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक वर्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई, जैसे मान लो यहां से चाप की लंबाई कैसे देखते हैं? प्रकार की नोक को यहां रख रखा और पेंसिल को यहाँ पे, और इस तरीके से जब तक 11 सेंटीमीटर नहीं हो तब तक ले लो। ये ले लिया जैसे यहाँ तक, ये 11 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ ये त्रिज्य खंड बना या नहीं बना? इस त्रिज्य खंड से एक शंकु बनाना है। तो इस त्रिज्य खंड से एक शंकु बनाना है आपके पास। तो इस शंकु किस तरीके से बनेगा? देखो ऐसे बन जाएगा शंकु। ये लो, ये शंकु बन गया। इस शंकु में ये कितनी है? 7, और ये अपने को पता नहीं है। और ये कितनी है बताओ? यहाँ ये भी पता नहीं है, ये आर है। तो ये 11 सेंटीमीटर क्या है? ये 2 पाई आर का मान है। 2 पाई आर 11, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 11, 11 दूनी 22। बोलो आर का मान कितना हुआ? 7/4। अब ये कह रहे हैं शंकु का आयतन क्या है। लेकिन आयतन के लिए शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच चाहिए, एच नहीं निकाला अभी आपने, आर निकाला। आर कितना है? तो ये 7/4 है। तो ये एच निकालना है। तो पहले आप यहाँ एच निकालो। कैसे निकालते हैं? ये पढ़ा था कि आपने एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई? एच स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, आर 7/4 का स्क्वायर। ये लो, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस
ये क्या हो जाएगा 49/16। सरल करो, एच स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 49 गुणा 16 माइनस कितना 49 बटे क्या हो जाएगा 16। एच बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से 49 तो है कॉमन और 16 में से एक गया 15 और बटे है 16 और इसका वर्गमूल करना है तो एच बराबर हो गया 7/4 इंटू वर्गमूल 15। ये हो गया एच बराबर। समझ में आ गया? आपको पहले एच निकालना है, एच निकाल लिया। अब आयतन निकालेंगे तो आयतन v बराबर 1/3 पाई, पाई की वैल्यू रख दो आर स्क्वायर। आर कितना है भाई 7/4 गुणा 7/4। एच कितना है 7/4 वर्गमूल 15। ये है, सरल करेंगे इसको। अब इसको सरल करने पे जो मान आएगा पाई के पदों में आता है तो पाई में, वरना इसको सरल कर लेंगे और तो कटना नहीं है भाई। तो ऊपर क्या है देखो, ये आ गया ऊपर 22 गुणा 49, या काट भी सकते हैं अभी तो थोड़ा सा, 2 दूनी 4, 2 से काटा कितना आया 11, और तो नहीं कटेगा ना, तो आपस में गुणा करने पे क्या जाएगा आयतन। इस तरीके से कहने का मतलब क्या है, हमेशा और ऐसे क्वेश्चन में आयतन ही पूछेगा। क्यों क्यों पूछेगा, क्योंकि वो एल तो है ही, आर आ ही जाएगा परिधि से, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है एच निकालना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। ये नोट कर लो। अब आपने शुरुआत में लिखा शंकु बना कैसे, समकोण त्रिभुज की किसी एक भुजा के अनुदिश घुमाया तब शंकु बना। समकोण त्रिभुज को घुमाने पर भी शंकु बन सकता है, समबाहु त्रिभुज को घुमाने पर भी शंकु बन सकता है, दोनों से। तो वो सा अपन थ्योरी देख लेते हैं। अब ये तो नहीं सोच रहे हो ना, ये आप लिख लो गुणा करके, ये आपके लिए छोड़ा है मैंने, सरल कर लेना इसको। कई तो मेरे से पहले ही लिख देते हैं, बोलो ये आगे तो हो ही जाएगा बाद में देख लेंगे, छोड़ भी दिया कईयों ने। मिटा दें क्या? हो गया वो अब अब ये 3 पॉइंट है, ये समझ में आ गए तो कई बार मान लो क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं आनी है। पॉइंट क्या है देखो, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, टाइम 1 घंटे बाद में होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब मैं ऐसे कह रहा हूं कि इस समकोण त्रिभुज में इसको नाम दिया ए, बातें नहीं तो भाई एक बार बी सी। आपने जैसे इसको अपन नाम दे दें, क्या बोले इसको, इसको बोल दिया जैसे ए, ये है बी, बी के सापेक्ष घुमाए आप इसको, तो जिसके सापेक्ष घुमाएंगे बी के सापेक्ष, इसका मतलब बी कांस्टेंट रहेगा, और बी कांस्टेंट रहेगा तो ये घूम के सी इधर भी आना है और ये इस तरीके से बन जाएगा, और ये घूम के आया तो बताओ यहाँ पे वर्ताकार भाग बना या नहीं बना। तो अब ये ए क्या था यहाँ पे आपके पास, ये है ए, ये ए की लेंथ है, तो बताओ इस शंकु के लिए एच क्या हो गया आपके पास, एच क्या हो गया, शंकु की ऊंचाई क्या है यहाँ पे बी, तो ये तो हो गई बी, और त्रिज्या क्या है ए। आपने यहाँ पे समकोण त्रिभुज में एक भुजा है ए और एक भुजा है बी, आपने बी के सापेक्ष घुमाया किसको, ए को, जिसको घुमाया क्या बन गई त्रिज्या,
और जो कांस्टेंट है वो क्या बन गई, ऊंचाई h। अब ये ऐसे भी हो सकता है, इस मान लो मैं इसी को ऐसे कहूं कि आपके पास इस तरीके से दे रखा है, यही सेम, ये तो है b और ये क्या है a। अब की बार मैं ऐसे कह रहा हूं कि आप इसको किस a के सापेक्ष घुमा दो, a के सापेक्ष, a के सापेक्ष घुमाएंगे तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब ये ऊपर वाला भाग नीचे इस तरीके से तो घूमेगा, अब की बार ऐसे घूमेगा तो ये नीचे भी आ जाएगा इस तरीके से, और फिर ये इससे मिल जाएगा। तो अब की बार वर्ताकार भाग यहां बनेगा। तो अब बताओ इसमें r क्या है, b, और h क्या है, a। ये बात थोड़ी समझ में आनी चाहिए। कोई भी त्रिभुज की अपन बात करते हैं, हर त्रिभुज में अपन ऐसे नहीं निकाल सकते, जहां ऊंचाई ज्ञात करना संभव है उन्हीं त्रिभुजों में ये पॉसिबल है। जैसे इसमें तो ये जैसे आधार है तो ये क्या है, ऊंचाई। आप इसके सापेक्ष घुमाया तो ये r हो गई, ये h हो गई, और इसके सापेक्ष यहाँ पे a के सापेक्ष घुमाया, जिसके सापेक्ष घुमाएंगे वो h है, और जो बच गया वो क्या है, r। तो ये इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, ये दोनों चीज लिख दी मैंने, r का मान क्या है, h। अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं, लंब, आधार और यदि कर्ण के सापेक्ष घुमाता तो वो तीसरा पॉइंट लिखेंगे अपन। अभी पहले ये दो पॉइंट लिखो, आप लिख लो ये दोनों पॉइंट। एक क्यों थे, अब जा दो। अरे इधर जैसे कोई टिक तो, जिससे टिका ही नहीं जाएगा वो क्या पढ़ेगा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही। अब 1 घंटा में 45 मिनट क्लास लगी आगे तो बफारो आग उठा दो, बफारा तो और भी आ रही है, कहीं कपड़े बांग उठ। 2 मिनट क्या, दो मिनट का ब्रेक चाहिए, ये लो, ये ब्रेक लो, कर लो क्या करोगे भाई। 5-7 दिन पढ़ाना, क्यों नाराज करूं मैं थान। ब्रेक मांगो तो ब्रेक, कुछ और मांगो तो वो भी तैयार है। 10 मिनट 15 मिनट कितनी भी चाहिए ले लो। मैं तो यह सोच रही हूँ कि आज संघ को पढ़ाना तो पढ़ाना ही है वो, चाहे वो 2 घंटा में पढ़ो चाहे आधी घंटा में पढ़ो। पानी वानी पियो तो पी सकते हो भाई, फिर ऐसे 2 मिनट लिख लिया गया। तो हमको त्रिभुज में 3 भुजाएं थी, एक लंब, एक आधार, एक कर्ण। आपने लंब के सापेक्ष घुमाया, आधार के सापेक्ष घुमाया, अब मैं कह रहा हूं कर्ण के सापेक्ष। कोई भी भुजा के सापेक्ष आप घुमाएं तो उसमें हाइट होनी बहुत जरूरी है। हाइट ऊंचाई क्या है, लंब व दूरी सिर से सामने वाली भुजा पर डाली गई। तो ये समकोण त्रिभुज है, आपने ज्योमेट्री में समरूप, जैसे मैं ये कह रहा हूं, सपोज करो ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है पूरी, ये पूरी सी है। इसका डायग्राम मैं जिस हिसाब से पढ़ाया था वैसे ही बताऊंगा आपको, कैसे पढ़ाया था। ये समकोण है, ठीक है। समकोण वाले सिरे से इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी, इस तरीके से है। अब इसमें जैसे ये ए है, ये बी है और ये पूरी सी है, तो आप बताओ ये भुजा कितनी होगी। ज्योमेट्री पढ़ा वैसे बहुत दिन हो गए। ये भुजा कितनी,
समकोण वाले सिरे से सामने वाली भुजा पर लंब, तो इसका एक पॉइंट ये था लंब गुणा आधार बटा, आप भी दिमाग में रखोगे, ऐसा पढ़ा था अब याद नहीं है, ए बी बटा क्या है सी। तो सी ए डी की वैल्यू क्या आएगी बताओ आपके पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी बटा सी है। ऐसे पहले ऊंचाई निकालनी है, अभी अगले वाले पॉइंट अपन ऐसे भी सीखेंगे समबाहु में, तो खुद घूम रहे हैं समबाहु त्रिभुज क्या घूमेगा, तो उसमें भी ऊंचाई निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज में समकोण वाले सिरे से सामने वाली भुजा पे लंब डाला, आप पढ़ने की कोशिश करें ना, उसी रिजल्ट दे देते हो आप। तो यहाँ पे देखो ये ऊंचाई आपने निकाली, वो क्या है लंब गुणा आधार बटा, फिर आपने इन दोनों भागों की भी हाइट निकाली थी, यहां से ये भी निकाली थी, ये हाइट एडी, एडी का मान कैसे निकाल, अब मैं ऐसे नहीं करा कि आप बताओ, अब तो भूल गए, लेकिन निकाला था एडी मान। ये कौन सी भुजा है साथ, दूसरी भुजा जो भी है उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बट ये पूरी भुजा क्या है सी। इसी प्रकार अब आप ये तो पक्का बता दोगे, बताओ बी स्क्वायर बटा सी, तो ऐसे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बटा सी, और ये क्या हो जाएगा। अब इस समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा के साथ कैसे घूमेगा वो देखते हैं। देखो ये अलग से हटा देते हैं। आपने इस डायग्राम में सबसे पहले क्या देखा, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले सिरे से ये कह रहा है कर्ण भुजा के सापेक्ष घुमाओ, इसका मतलब ये भुजा कांस्टेंट रहनी, ये तो रहेगी कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी, इसके सापेक्ष ऐसे घूमेगा, तो उसमें पहले ये हाइट निकालनी पड़ी, हाइट अपन ने निकाल दी, घुमाना है। तो इस ये जो त्रिभुज है इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं क्या, देखो यहां पे यदि अपन बात करें, एक तो ये बना दिया बी और डी, ए डी सी, आप बताओ इसमें ए डी का मान कितना है, ए बी बटा ए बी बटा सी, ये इधर वाला ए स्क्वायर बटा और ये बी स्क्वायर बटा सी, भुजा के सापेक्ष घुमा रहे थे कर्ण भुजा के सामने। अब इसके सापेक्ष घुमा रहे थे, दो अलग अलग डायग्राम, इनको एक साथ जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। अब इसमें इसके सापेक्ष घुमाएं, अर्थात इसके सापेक्ष घुमाएंगे तो ये आकृति जस्ट नीचे ऐसे बन जाएगा, और ये भी ऐसे हो जाएगा। तो ये ए बी बटा सी है, तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए ए स्क्वायर बटा सी है। ये जो आपके पास एक आकृति बनेगी, देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे बनाता हूं, थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि इसमें वर्ताकार भाग दिखाना पड़ेगा। तो जैसे यहां अपन इसको यहां बना देते हैं, ये लो ऐसे, समझ में आएगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो। ये डी है और ये क्या है सी, ये क्या है बताओ ए बी बटा और ये बी स्क्वायर बटा सी। अब इस त्रिभुज को मैंने जो ही ऐसे घुमाया, ऐसे इस तरीके से नीचे लेके आए घुमाया, तो बताओ यहां पे एक सर्किल बनेगा या नहीं बनेगा, ये सर्किल बन गया, ये सर्किल बन गया, तो ये शंकु बन गया। अब आपके पास इस शंकु में आर का मान क्या है भाई, बोलो ए बी बटा सी, और इस शंकु में एच क्या है ए स्क्वायर बटा, बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, वो क्वेश्चन जब अपन करेंगे, क्वेश्चन भी आता है इसका, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी है, त्रिभुज को 10 सेमी भुजा के अनुदिश घुमाए जाने पर प्रयुक्त शंकु का आयतन क्या होगा, इस तरीके से। और उस क्वेश्चन को समझने के लिए ये सारा काम कर समझ लें, फिर आप लाइन में पहले से थ्योरी नहीं समझेंगे तो वो एक लाइन का आंसर नहीं समझ में आना है। तो अब ये आपने देखा, इसी प्रकार आप इसको घुमाएं सापेक्ष कर्ण के सापेक्ष, तो कर्ण के ये दो भाग इसको, तो इसको नीचे ले आए और ये इसको मिला दिया यहां से इस तरीके से। अब इसको घुमाया तो यहां भी बताओ एक सर्किल बना नहीं बना आपके पास, ये सर्किल बना, इसमें क्या बताइए बोलो तो आर ए बी बटा सी, और इसमें एच क्या है 20। लेकिन आप ऐसे सोचते हो कि यहां ये जो समकोण त्रिभुज इससे शंकु बनाया तो इन दोनों को जोड़ने पे बनाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस शंकु का आयतन निकालना है, तो इस शंकु का आयतन प्लस इस दोनों को जोड़ देंगे तो वो समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा के सापेक्ष जिसको घुमाया उस नहीं आएगा। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई कांस्टेंट है। आर, तो आर यहां आप दोनों में देखेंगे आर तो सेम ही है ना, तो आर स्क्वायर मतलब ए बी अपॉन सी का होल स्क्वायर। टू एच, एच क्या है यहाँ पे, एच है ये प्लस ये, तो एच का मान यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर बटा सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, इस तरीके। तो अब आप लिखो, फिर आयतन निकालेंगे, पहले आप यहां तक ए लाइन से लिखो, समकोण त्रिभुज, इसके ऊपर लिख लो, यदि पहले ये डायग्राम बना लिया है तो इसके ऊपर लिख लेना, समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा के सापेक्ष घुमाए जाने पर, समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा के सापेक्ष घुमाए जाने पर प्राप्त शंकु का आयतन, कर्ण भुजा के सापेक्ष घुमाए जाने पर प्राप्त शंकु का आयतन। इधर दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो पहले आयतन निकाल ही दें पूरा, देखना उधर लिख लेंगे फिर नहीं दिख रहा तो 1 मिनट देख लो आप, पहले पूरा ही कर लो इसको। देखो 2-3 का तो है ये 3D, बाद में है त्रिकोणमिति। जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले करवा देंगे आप। देखो क्या करें अपन, इस समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण भुजा के सापेक्ष आप इसको घुमा रहे हैं, तो प्राप्त शंकु निकालना है। शंकु का आयतन निकालेंगे तो आपने देखा 2 भाग बन गई। ये जो शंकु है इसका आयतन मैं मान लेता हूं V1 और इसका आयतन क्या मान लेता हूं 2, दोनों जोड़ेंगे तब पूरे शंकु का आयतन आएगा। क्या होगा बोर्ड पे देखना, V बराबर बोलो V1 प्लस, तो V बराबर V1 का मान 1/3 पाई, R का मान कितना है भाई यहाँ पे ए बी अपॉन सी का स्क्वायर इंटू एच बताइए ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस 1/3 पाई, आर तो ए बी बटा सी है इसका होल स्क्वायर इंटू बोलो बी स्क्वायर बटा, बताओ इसमें कांस्टेंट क्या है 1/3 पाई, ए बी बटा ये भी कांस्टेंट ही है, तो क्या बचा इधर ए स्क्वायर बटा प्लस बी स्क्वायर बटा सी। ठीक है, v बराबर 1/3 पाई, क्या लिखूं इसको मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दूं क्या बटा सी स्क्वायर गुणा इसका लघुत्तम क्या आएगा बताइए सी आएगा, तो ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ना, लंब का ए स्क्वायर, ए क्या लंब, बी क्या है आधार, तो लंब कर्ण स्क्वायर, तो आप इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा इंटू इसकी जगह सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कट तो क्या आया 1/3 पाई, बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा कोण त्रिभुज का जो जिससे कर्ण भुजा के सापेक्ष आपने घुमाया उस शंकु का आयतन है। ये आपको क्या बता रहा था कि एक कोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी है, 10 सेमी भुजा के अनुदिश घुमाए जाने पर शंकु का आयतन क्या होगा, तो आप सीधा लिखेंगे 1/3 पाई इंटू ए और बी क्या है लंब और आधार, तो लंब का स्क्वायर इंटू बटा वो याद है बटा कर ऐसे, तो इतना आया कैसे ये आपको यहाँ पे दिया, तो इतनी देर इसलिए माथापच्ची करवाई थोड़ी सी, लिख लो।
हो गया। ऐसे ही समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज में किसी एक भुजा के अनुदिश घुमाए जाने पर देखो, तो लिखो समबाहु त्रिभुज की किसी एक भुजा के अनुदिश घुमाए जाने पर समबाहु त्रिभुज की किसी एक जाने पर। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान है। कोई सी भी एक भुजा, जिस भुजा के अनुदिश घुमाए वहां पे परपेंडिकुलर हाइट होनी जरूरी है। जैसे सपोज करो मैं कहूँ बीसी भुजा के सापेक्ष घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऊंचाई चाहिए, तो बीसी भुजा के सापेक्ष ऊंचाई तो यही होगी ना, यहाँ पे ये होगी। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? h बराबर, हाँ, वर्गमूल 3/2 इंटू ए। ये भी तो ए ही है और ये भी क्या है, ए। ये आपने समबाहु त्रिभुज 2D में पढ़ा था कि ये अपन कैसे निकालते हैं h का मान, वर्गमूल 3/2 इंटू ए। अब भाई आपने इस भुजा के अनुदिश, कोई भी एक भुजा के अनुदिश आप इसको घुमा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जैसे आपने ये हाइट ले ली, अलग अलग डायग्राम बना लो इसके दो, अलग अलग डायग्राम बने, एक गया जैसे। तो अब आप ये है ए बी डी, ये मान कितना है, वर्ग 3/2 है, और बी डी का मान ये पूरी भुजा कितनी है, और किस सिरे से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं समान भुजाओं के सिरे से, तो समद्विभाजित करता है, तो ये क्या हो गया a/2। ये लो, अब ये हो गया। इसी प्रकार बनेगा, वो भी तो ऐसे बनेगा, ये ए, ये सी, ये डी, तो ये तो है, और ये क्या है a/2। ये लो, अब इसमें किसी भी दिस आप घुमा रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ ये 90 डिग्री है और यहाँ भी क्या है ये 90 डिग्री, फिर यहाँ से जो शंकु बने उसका आयतन निकाल रहे हैं। तो जैसे इस के अनुदिश आप घुमा रहे हैं इसको, तो इसके अनुदिश घुमाएं, इसके अनुदिश घुमाएं, तो ऐसे बन जाएगा, बनेगा। तो यहाँ एक सर्किल बनेगा, सर्किल में बताओ आर का मान क्या होगा, वर्गमूल 3/2 इंटू ए, और एच का मान बोलो, सेम प्रोसेस यही नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ इसमें भी आपके पास, इसको भी आप घुमा रहे हैं, तो यहाँ यही काम इसमें भी होगा। ये लो, तो इसमें आर बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3/, और एच बराबर हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज की किसी एक भुजा के अनुदिश घुमाए जाने पर प्राप्त शंकु का आप आयतन निकालें। तो इन दोनों का, ये भी शंकु बना और ये भी, किसी एक शंकु का आयतन निकाल के किससे गुणा कर, 2 से गुणा कर दें, आ जाएगा। तो आगे हो जाएगा भी आयतन, आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर। इसमें आर क्या है, इसका स्क्वायर करना है, वर्गमूल 3/2 ए का स्क्वायर इंटू एच क्या है, a/2, और इसको किससे गुणा करना है पूरे को, 2 से। तो ये लो, ये 2 से गुणा कर दिया, तो सरल करो इसको, v बराबर 2 से 2 कट जाएगा ना, ये तो इससे कट गया, क्या आया बताओ, 1/3 पाई, ये क्या आया 3 इंटू ए स्क्वायर बटा बोलो 4, 3 से 3 कट गया क्या, पाई ए स्क्वायर बटा 4, एक ए और रह गया क्या, हाँ तो गुणा में ए लिख दो या ए क्यूब कर दो, बस ए रह गया, तो ये पाई 1/4। तो
पाव त्रिभुज की किसी भुजा के अनुदिश घुमा के शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो क्या होगा, पाई बटा 4 गुना भुजा का क्यूब। थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो ये दोनों के मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ, फिर लिख लो पहले। हो गया। लिखो। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी, 20 सेमी एवं 25 सेंटीमीटर है। 15 सेमी, 20 सेमी एवं 25 सेंटीमीटर है। सबसे भुजा के अनुदिश, सबसे बड़ी भुजा के अनुदिश त्रिभुज को घुमाए जाने पर, त्रिभुज को घुमाए जाने पर प्राप्त शंकु का आयतन क्या होगा। प्राप्त शंकु का आयतन क्या होगा।
मतलब समझ तो गए ना आप क्या निकालना है, वो तो समझ ही तो गए बात को। सबसे बड़ी भुजा देखो, पहली बात तो ये, आप कुछ बातें तो पहले से पढ़ाई भी है। 15, 20, 25 कौन सा त्रिभुज है? 5 के पहाड़े से काटो, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 3 4 5 का रेशियो कौन से त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के अनुदिश घुमाना है, मतलब कर्ण के सापेक्ष घुमाना है। अभी आपने देखा था कर्ण भुजा के सापेक्ष घुमाए जाने पर जो शंकु आएगा उसका आयतन होता है 1/3 पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा, बस। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/3 पाई को रख लो, 1 बटा ए का मतलब 15 का स्क्वायर, क्यों 15 का स्क्वायर गुणा 20 का स्क्वायर बटा 25 225, ये आ गया। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से। और यदि पाई के पदों में नहीं है तो 7 का भाग दे देंगे, इससे गुणा करके 7। त्रिभुज की एक भुजा के सापेक्ष घुमाए जाने पर प्राप्त शंकु का आयतन क्या होगा? पाई इंटू भुजा का क्यूब बटा 4, अभी बताया था, लिख लो। लिखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किसी एक भुजा के अनुदिश घुमाए जाने पर, किसी एक भुजा शंकु का आयतन क्या होगा? किसी एक भुजा के अनुदिश घुमाए जाने पर प्राप्त शंकु का आयतन क्या होगा? कर लिया क्या आपने? वो तो उसमें तो फॉर्मूला लगाना है, पाई 12 का, तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू सेंटीमीटर क्यूब। छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं, देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कई एग्जाम में, कि एक शंकु है, ये बाहर वाला शंकु है, इस शंकु की भी शंकु के अंदर वो सर्किल
से अधिक। ये गोले के बारे में भी कर सकता है। और जैसे ये बनाया, इसमें 4 बना दिए और उसमें R1 का मान दे दिया और R4 का मान दे दिया, और आपसे पूछ लिया R2 का मान क्या होगा, ऐसे पूछ ले R3 का मान क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले। इसमें आपने ज्योमेट्री में समरूपता पढ़ी है, उसको करना पड़ेगा। क्या है कि किसी शंकु के अंदर एक बना दिए गई और उन गोलों में से स्टार्टिंग मतलब कोई भी 2 की रेडियस दे देगा, त्रिज्या दे देगा, और किसी एक की पूछ लेगा अपने को। आप ये देखो यहां पे ये एक त्रिभुज बना, देखो ये छोटे वाला यहां से ये, देखो इसको नाम दे देता हूं, जैसे मैं ये A, यहां B लिख दूं एक बार, E और E, ठीक है, और ये जैसे O है, और ये यहाँ पे इसको नाम दे अपन F G I J, समझ। त्रिभुज है ABJ और ACI, दोनों त्रिभुज समरूप है क्या? क्यों? कौन से रूल से? डबल ए के रूल से दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है क्या? तो ये दोनों त्रिभुज समरूप। इसी प्रकार कोई भी 2 त्रिभुज आप यहां से देखेंगे वो क्या होंगे? समरूप। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर क्या होगा? तो यहां आप देखेंगे जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है और उसमें आप देख रहे हैं जैसे ये R2 और R1, तो ये कौन है? ये कौन इन दोनों में बताओ कॉमन है या है? तो ये कोण कॉमन है, तो समान कोण के सामने की भुजाएं संगत भुजाएं होती है और संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर समान होता है। तो यहाँ छोटे वाले त्रिभुज में A के सामने भुजा क्या है? R1, और बड़े वाले इसमें इस त्रिभुज में R2 है या नहीं है? R1 अपॉन R2 या R2 अपॉन R, पहले बड़े वाले का लेंगे तो पहले बड़े वाले की भुजा, पहले छोटे वाले के लेंगे तो पहले छोटे वाले की भुजा आएगी, ठीक है। अब इसमें जैसे ये आया R1 अपॉन R2, फिर इसके सामने की भुजा ये इसमें मैं कांस्टेंट मान, जैसे इसमें ये 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये पूरी तिर्यक ऊंचाई होती है। तो ये तो अपने को चाहिए नहीं, तो यहां जैसे पहला वाला और ये दूसरे वाला, इन दो की बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? R1 बटे R2 बराबर, यहां जैसे ये भुजा बटे ये पूरी भुजा, ये इसके तो वैल्यू मैं एक बार जैसे k मान लेता हूं, सपोज करो, क्योंकि आगे वाले अपने को चाहिए नहीं, अपने को सिर्फ रेडियस की बात करनी है। यहाँ पे ये ले लिया। अब R2 और R3 का रेशियो देखो, इसी प्रकार R2 और R3, तो R2 बना इस त्रिभुज से और R3 बना इस त्रिभुज से, तो आप क्या लिखेंगे? R2 बटे बोलो R3। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये R2 बटा R3 बराबर, यहां अपन ने इसके लिए कांस्टेंट क्या किया? इसमें ये R2 दोबारा आ रहा है था, इसमें भी k, तो क्या बन जाएगा? k स्क्वायर। मैं फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहा हूं इसको कि क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए। इसी प्रकार तीसरे में कह रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा? R3 अपॉन बराबर बताओ k की पावर 3, बस ये हो जाएगा। अब आप ये बताओ, इसमें आपके पास ये सारी चीजें दे दी, यदि यहां क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? R1 का मान कितना? 8 दे रखा है, और किसका मान दे रखा है? R4, इसका मान कितना है? 27। तो R1 का मान 8 है और R4 का मान कितना है? 27। इन दोनों से क्या अपन k का मान निकाल सकते हैं क्या यहां से? बताओ, k का मान निकाल सकते हैं क्या यहां से? आपके पास क्या किया? R1 का मान कितना है? 8, और इसका मान कितना है? 27। तो अपन यहां जब इसको अपन सरल कर रहे हैं और सरल कर रहे हैं उस कंडीशन में यदि अपन यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू k है और ये क्या है? k क्यूब। इस तरीके से दे दिया। इनमें कहने का मतलब क्या है? इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये देखो कितने वर्त बन रहे, कितने गोले बन, कितने बन रहे हैं? 4, तो k में पावर 3 मैक्सिमम, और
3 ही बने तो कितने पावर मैक्सिमम 2। तो लिखो पहले एक पॉइंट लिखो, फिर इसका बताऊं आपको मैं। लिखो, जब शंकु में 2 से अधिक, शंकु में 2 से अधिक गोले बना दिए जाएं, दो से अधिक गोले बना दिए जाएं, डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम बना लो ऐसा कैसा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और शंकु पूरा हो जाएगा ये मान लो। अगर लिख लिया, ये अपन अभी जो लिख रहे हैं नीचे वो समरूपता से आ रहा है। समरूपता में कम से कम समरूपता का सबसे छोटा रूल है डबल ए का रूल, कोई भी दो कोण समान। तो इसमें कोई भी त्रिभुज में एक कोण तो कॉमन है और दूसरा लंबवत दूरी 90 डिग्री, तो वो दो कोण हो गए, दो कोण समान है, समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर क्या होता है, समान होता है। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, उसमें एक भुजा लेते हैं अपन R1 R2 R3 R4 ये ले रहे हैं। अब इसको चाहे आप पहले बड़ी भुजा बटा छोटा भुजा, छोटे भुजा लिख लो, या छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, इसको देख सकते हैं। तो इसमें अभी आपने लिया, इसमें देखो आप यहां जैसे मैं लिख रहा हूं, एक छोटे वाला त्रिभुज इसके साथ में बड़े वाला त्रिभुज, दोनों पूरा ये जो समकोण त्रिभुज, ये जो शंकु है इसका आधार यही तो है। अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं R1 R4 का मान दे रखा है और किसी दूसरे का मान निकालना है, जैसे R2 का मान निकालना है या R3 का मान निकालना हो, तो वो अपने को देखना है। तो आप ये देखो, अभी ये छोटे वाला त्रिभुज है और ये बड़े वाला त्रिभुज है, क्योंकि इसमें ये दो दे रखे हैं, तो दे रखे हैं तो आप यहां पे जैसे ये दो लिया आपने R1 R2, इनको ले रहे हैं सबसे पहले R1 R2 को, तो R1 R2 को ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, क्या पोजीशन बनेगी आपके पास, बड़े त्रिभुज की भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा, या छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े। तो लिखो नई लाइन से, कोई भी दो त्रिभुज पर समरूप है और समरूप, तो अब बात दिमाग में आ गई कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो अपन लिखेंगे R2 बटा R1 बराबर तो हो गया K। फिर क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा पहले ले रहे हैं, तो इधर क्या है R3 बटे R3 का R1, क्योंकि दोनों ही तो त्रिभुज समरूप है, तो R3 बटा R1 बराबर K²। फिर R4 बटे R1 बराबर K की पावर 3। अब बात ये आपको निकालना क्या है, आपने देखा R2 निकालना है, कब निकलेगा, जब K का मान हो और किसका मान हो, R1 का। R1 का मान तो है, K का मान नहीं है, तो K का मान निकालें पहले। K का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या तीन बातें हैं, R1 R2 R3 या R3 R4 और K, इसमें से दो दी होंगी तब निकलेगा। तो यहां आप देख रहे हैं R4 और R1 दे रखा है, नहीं दे रखा, R4 का मान कितना है R1 बराबर, तो K का मान क्या होगा,
और के का मान यहां रख देंगे, तो R2 ये तो निकालना है, बटे R1, R 2 से 4 12, R2 का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से 1 मिनट अभी आप करके देखो, आपने देखा R2 का मान आया 12 सेंटीमीटर, ऐसे ही का मान निकालो तो R3 का मान क्या हो जाएगा भाई, R1 बराबर क्या होगा, R3 का मान तो निकालना है, बटे R का मान बताओ 8, बराबर K का मान 3/2, स्क्वायर क्या होगा 9 बटे 4 दूनी 9 दूनी 18, ये तो इसका मान कितना, ये बताओ R2 बटा R1, R2 बटा R1, R2 बटा R1, 4 तिया 12 4 दूनी 8, कितना है 3/2, और इन दोनों से करें तो 6 तिया 18 12, 3/2, और इन दोनों से करें तो 9/2, सब का यार यही है। अब इस क्वेश्चन ऐसे तो है नहीं, इतना बड़ा थोड़ी करेंगे अपन, डायरेक्ट कैसे करें, डायरेक्ट एक ही तरीका है कि आप यहां ये देखेंगे कि जस्ट बड़ी वाली R2 अपॉन R1 बराबर कितना 2 लिया तो K में 1 घात, R3 अपॉन R1 तो K में 2 घात, R4 अपॉन R1 K में 3 घात, जो दे रखे अकॉर्डिंग K का मान निकाल लेंगे और रख देंगे, लिख दो त्रिज्याएं दी हुई निकाल, तीसरी त्रिज्या आएगी चाहे कोई सी भी पूछे।